लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल विधानसभा उपाध्यक्ष बन गए हैं। सोमवार को चुनाव में नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले। नितिन अग्रवाल ने सपा के नरेंद्र सिंह वर्मा को भारी मतों से हराया। वैसे अखिलेश यादव भी इस बात को बखूबी जानते थे कि वो चाहकर भी डिप्टी स्पीकर को नहीं जिता सकेंगे, लेकिन 2022 के चुनाव को देखते हुए इस कदम को सियासी संदेश देने की रणनीति माना गया। कुर्मी समाज से आने वाले नरेंद्र सिंह वर्मा को प्रत्याशी बनाकर सपा ने बीजेपी के परंपरागत माने जाने वाले कुर्मी वोटर्स को अपने पक्ष में करने का दांव चला। और वैसे तो बीजेपी ने वैश्य समुदाय को सियासी संदेश देने के मकसद से नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने का दांव चला है। वहीं सपा अगर समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी बनाकर दलितों को साधने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी की मुलायम सिंह के बेहद करीबी नेता और यादव समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले सुखराम सिंह यादव को साथ लाने की कोशिश रंग ला रही है। साथ ही कांग्रेस ने दावा किया है कि यूपी में पार्टी का चेहरा प्रियंका गांधी राज्य में सबसे लोकप्रिय राजनीतिक शख्सियत है। कांग्रेस का कहना है कि उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है और सपा और बीएसपी दोनों पिछड़ गए हैं, वे अब मुकाबले से बाहर है। उत्तर प्रदेश में चुनावों की आधिकारिक घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच सियासी शहमात का खेल शुरू हो गया है। राज्य के सियासी इतिहास में ये केवल दूसरा मौका था जब विधानसभा डिप्टी स्पीकर पद के लिए वोटिंग की नौबत आई। अभी तक की राजनीतिक परंपरा के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल का होता रहा है। सामान्य तौर पर उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं होता है, लेकिन अपवाद के तौर पर अतीत में 1984 में उपाध्यक्ष का चुनाव मतदान के जरिए किया गया था और अब 37 साल के बाद एक बार फिर विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए सोमवार को वोटिंग हुई। सपा छोड़कर बीजेपी में आने वाले नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को सत्ता पक्ष ने कैंडिडेट बनाया, तो सपा ने अपने विधायक नरेंद्र वर्मा को उतार दिया। श्री नितिन अग्रवाल जी के निर्वाचित होने पर हम सब प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं और श्री नितिन अग्रवाल तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, तो सबसे बड़े दल के सदस्य को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए था। यह काम भी उस संसदीय परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल में सदन के रूप में यहाँ पर यदि किया है। विधानसभा में सपा के पास ही नहीं बल्कि सभी विपक्षी दलों के विधायकों की संख्या मिलने के बाद भी इतनी संख्या नहीं है कि डिप्टी स्पीकर को जिता सके। अखिलेश यादव भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो चाहकर भी डिप्टी स्पीकर को नहीं जिता सकेंगे, लेकिन 2022 के चुनाव को देखते हुए इस कदम को सियासी संदेश देने की रणनीति माना गया है। नरेंद्र सिंह वर्मा सपा के साफ सुथरी छवि वाले नेता माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य और तराई इलाकों में कुर्मी समुदाय में उनकी गहरी पैठ है। ऐसे में सपा द्वारा नरेंद्र वर्मा को अधिकृत विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर प्रत्याशी बनाकर बीजेपी की परंपरागत माने जाने वाले कुर्मी वोटों को अपने पक्ष में करने का दाव माना जा रहा है। वहीं बीजेपी ने 2022 चुनाव से पहले सूबे के वैश्य समुदाय को सियासी संदेश देने के मकसद से नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने का दाव चला है। भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष के चुनाव में परंपराओं को तार तार कर दिया, नियमों को पूरी तरीके से मानने से इनकार कर दिया। भारत के इतिहास में इस तरीके का लोकतंत्र का मजाक नहीं हुआ। उपाध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को ये मौका नहीं दिया और इसमें भी उसने टोटल राजनीति किया, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। जिनके पास न संख्या है न नैतिकता है, तो उनको कुछ न कुछ कहना है। जो बूथ कैप्चरिंग हो रही है तो कहाँ पर हो रही है ये भी तो बताएं। और सारी की सारी चीज कैमरे में होती है। विधानसभा की सारी कार्रवाई जनता के बीच में प्रसारित होती है, तो क्योंकि उनके पास न तो संख्या है न नैतिक बल है, इसके कारण वो चुनाव उनका उपाध्यक्ष में कोई रुचि नहीं रही।
अखिलेश यादव ने दलित वोटरों के बीच भी अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की है। अखिलेश ने अपनी पार्टी की नई विंग समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी गठित की है। बीएसपी से आए पुराने नेता मिठाई लाल भारती को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मिठाई लाल भारती कुछ समय पहले बीएसपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। दरअसल 2017 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठजोड़ के बावजूद दलित वोट अपेक्षा अनुसार सपा प्रत्याशियों को नहीं मिले थे। इसलिए अब सपा की सीधे बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी है। अब चुनौती ये है कि नवगठित वाहिनी कितने प्रभावी तरीके से चुनाव में काम कर पाती है। जहां अखिलेश यादव बीएसपी नेताओं को अपने साथ मिलाकर मायावती को कमजोर करने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी की नजर सपा के कोर वोट बैंक यादव समुदाय पर है। सूबे में मुलायम सिंह के बेहद करीबी नेता और कानपुर इलाके में यादव समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले राज्यसभा सांसद और विधान परिषद अध्यक्ष रहे सपा नेता सुखराम सिंह यादव का बीजेपी के साथ जुड़ना तय माना जा रहा है। कानपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा से भी सुखराम के परिवार ने दूरी बनाकर रखी थी। अब जिस तरह से उन्होंने अपने पिता चौधरी हरमोहन यादव के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में अखिलेश यादव की बजाय सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया, उससे साफ है कि सपा से उनका मोह भंग हो चुका है। सुखराम सिंह अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जिसके चलते यादव समाज के बीच बेहतर पकड़ रखते हैं। उधर कांग्रेस ने भी चुनाव के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस की चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रमुख पीएल पुनिया ने कहा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का चेहरा होंगी और वो अभी राज्य में सबसे लोकप्रिय राजनीतिक शख्सियत है। उन्होंने दावा किया कि चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि सपा और बीएसपी दोनों पिछड़ गए हैं और वो अब मुकाबले में नहीं है। पुनिया ने कहा कि कांग्रेस बहुत विरले ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करती है और अभी तक इसकी घोषणा नहीं करने से पार्टी की संभावनाओं पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास बीजेपी के खिलाफ प्रचार अभियान की कमान संभालने के लिए प्रियंका गांधी जैसी शख्सियत है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी सभी मुद्दों पर सच के लिए लड़ रही हैं। जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई तो वो तुरंत पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए रवाना हो गई। उन्हें सीतापुर में हिरासत में लिया गया, लेकिन वो न्याय के लिए अड़ी रही। कांग्रेस नेता ने कहा कि चाहे सोनभद्र की घटना हो, उन्नाव या हाथरस की घटना हो, प्रियंका गांधी ने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी है। आपको बता दें कि पुनिया को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की अहम 20 सदस्यीय चुनाव प्रचार अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया है, जबकि संयोजक के रूप में प्रदीप जैन आदित्य हैं। इसमें मोहसिना किदवई, प्रमोद तिवारी, राज बब्बर, आरपीएन सिंह, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और अब आपको बता दें कि विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए भी, यानी कि डिप्टी स्पीकर पद के लिए भी ये अब रस्साकसी का खेल लगातार जारी रहा। और आपको बता दें कि नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले और नरेंद्र सिंह को भारी मतों से हराया गया। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ साक्षी दिवाकर जी हैं, जो कि स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी की। बहुत स्वागत है साक्षी जी आपका। आसिफ रिजवी जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। आसिफ जी आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय राठी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है सपा के, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय राठी जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। सर, नरेंद्र सिंह वर्मा को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव भी ये बखूबी जानते थे कि वो चाहकर भी डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो नहीं जिता सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से ये दांव खेला गया, जिस तरह से नरेंद्र सिंह वर्मा को उतारा गया सामने, क्या लगता है कि बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक यानी कि कुर्मी वोट बैंक में सिंध लगाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए क्या? नहीं, देखिए नेहा जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम कभी जब कोई काम करते हैं, कोई वोट बैंक पे नजर रखना, साधना, वो स्ट्रेटजी कभी नहीं। आप देखिए, जैसे आप ही के चैनल ने बताया, दूसरे चैनल ने भी, कि जो उपाध्यक्ष का पद होता है एक तरीके से वो विपक्ष के पास होता है। तो अगर विपक्ष के पास वो पद होता है तो नैतिकता के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष का उपाध्यक्ष बना देती है या बना, तो शायद यह परिस्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन गलती उन्होंने की है। चुनाव होना है, चुनाव लड़ना है, ये इस चुनाव में नहीं,
ये अगर पहले भी देखे जिला पंचायत या दूसरी चीज, देखिए सदस्य हमारे ज्यादा जीत कर आए, अध्यक्ष उन्होंने बनाए, लेकिन यहाँ मैं मानता हूँ सदस्य उनके ज्यादा थे विधानसभा में। लेकिन अमूमन ऐसे होता है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास होता, लेकिन इन्होंने चाहा कि ये भी हमें रखना। तो दूसरी चीज, कभी भी चुनाव ये लड़कर ये सोच करके कभी नहीं लड़ा जाता कि हम हार जाएंगे क्या। देखिए कुछ चीजें कभी मजबूत करने के लिए भी चुनाव लड़ा जाता। अगर व्यक्ति को ये पता चला कि वो हारने जा रहा है तो इस तरीके से तो कभी चुनाव ही नहीं होंगे किसी भी। तो हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं होती कि हमारे मन में स्ट्रेटजी है कि किससे हमें कौन सी वोट साधना, नहीं। हमारा ये है कि कौन सा तरीका ठीक है और कौन सा नैतिकता से भरा हुआ और किस तरीके से हमें प्रक्रिया में जाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है साक्षी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर हम देखें तो ये दूसरा मौका है जब सत्ता पक्ष के पास डिप्टी स्पीकर का पद भी है, स्पीकर का पद भी है, यानी कि उसी के कैंडिडेट है। अमूमन देखा जाता है कि जो स्पीकर का पद होता है वो सत्ता पक्ष के पास होता है और डिप्टी स्पीकर विपक्ष के पास होता है। तो आखिर ये नौबत क्यों आई? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करती हूँ तो कोई भी परंपरा को तोड़ने में विश्वास नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। यही कारण है कि जब हमने नितिन अग्रवाल जी को डिप्टी स्पीकर के लिए हमने नॉमिनेट किया था तो उसके पीछे यही कारण है कि वो आज भी सपा के ही कैंडिडेट हैं, वो आज भी सपा के ही विधायक बन के चुने गए हैं। आज भी जब वो प्रोग्राम जब विधानसभा की कार्रवाई में सम्मिलित होते हैं तो सपा के ही विधायक के तौर पे वो सम्मिलित होते हैं। देखिए, राजनीति ये लोग धर्म और जाति के आधार पर सपा जनता से भ्रमित करना चाहती है। शुरू से ही इनकी जो राजनीति रही है वो जाति के अंतर्गत देखी जा सकती है। पहले इनके पास एमवाई फैक्टर था, लेकिन अब जब इन्हें दिखा है कि एमवाई फैक्टर खिसकता जा रहा है, वो हमारे एमवाई फैक्टर का मतलब मोदी और योगी फैक्टर के सामने नहीं टिक पा रहा है, तो अभी खुद ही वोट बैंक की राजनीति करने के लिए माननीय जो हमारे जो सपा के विधायक रहे हैं नरेंद्र जी, उनको इन्होंने लेकर आए, लेकिन उनकी बेइज्जती करने के लिए इन्होंने किया, उनको सम्मान नहीं दिया, सम्मान से किसी को दे नहीं पा रहे। यही कारण है कि लगातार इनके विधायक हमारे दल में शामिल हो रहे हैं, जो भी इनके विचारधारा से मैच नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे दल में शामिल हो रहे हैं। तो ये सम्मान नहीं दे पाते हैं और जो सम्मान जो थोड़े बहुत इनके पास विधायक हैं उनकी भी बेइज्जती करवाने में लगे रहे हैं। यही कारण उन्हें आज इन्होंने एक शर्मसार किया हमारे नरेंद्र जी को, और जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं इसमें सफल नहीं होगी क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी। अभी आप कह रहे हैं नरेंद्र जी तो उनके हैं, अभी आप कह रहे हैं हमारे नरेंद्र जी को शर्मसार किया। नेहा जी बस इनसे इतना पूछ लीजिए, क्या नरेंद्र वर्मा जी की बेइज्जती हो गई है? बिल्कुल, क्या नरेंद्र वर्मा जी की बेइज्जती हो गई है? देखिए माननीय योगी जी, आप ये बता दीजिए कि नरेंद्र वर्मा जी की बेइज्जती हो गई है। ऑन रिकॉर्ड आप बोले कि नरेंद्र वर्मा जी की बेइज्जती हो गई है हारने के बाद। आप बोल दीजिए कि नरेंद्र वर्मा जी की बेइज्जती हो गई। नहीं, बोल दीजिए। आप अगर बेइज्जती हो गई आप बोलिए ना, आप बोलिए कि उनकी बेइज्जती हो गई है। देखिए, उनको सम्मान आपने नहीं दिया। अगर आप लोग जीते हैं और एक कैंडिडेट हारा है, देखिए अगर दो लड़ेंगे एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन अगर आप इसको बेइज्जती मानती हैं, नहीं आप बता दीजिए ना, आप कहिए कि बेइज्जती हो गई है। आप कहिए जितने लोग चुनाव हारते हैं वो बेइज्जती होती है। नहीं, आप ऑन रिकॉर्ड कहिए जितने लोग चुनाव हारते हैं वो बेइज्जती होती है। योगी जी जिस समय पे गोरखपुर से चुनाव हारे थे उस समय बेइज्जती हुई थी क्या? जितने लोग चुनाव हारते हैं वो बेइज्जती होती है। नहीं, आप ये कहिए ना, आपका मतलब सीधा सीधा ये है कि जितने लोग चुनाव हारते हैं वो बेइज्जती होती है। और रही बात जाति धर्म की बात, आसिफ रिजवी जी, जाति धर्म की इसे किस तरह से आप देखते हैं? कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व है, आप कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं। वर्मा जी हार गए, उनकी बेइज्जती हो गई है। ठीक है आसिफ जी, ना कि आपने बेइज्जती कर दी उनकी। साक्षी जी, वो हार गए क्या दीजिए, आप लोग जीते ना। नहीं, आप जीतिए, हम लोग हार गए। ऐसे नहीं साक्षी जी, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं। विजय राठी जी, ऐसे नहीं, एक एक करके बात रखेंगे इस तरह से। नेहा जी वो कह रही है, देखिए प्रवक्ता कह रही है कि वो हारने से बेइज्जती होती है, क्या दीजिए खुले आप। नरेंद्र वर्मा जी की पूरे समाज की, पूरे विपक्ष की बेइज्जती हो गई, आप कहिए होने हैं। आप अपनी बात से क्यों पलट रही हैं? सम्मान के साथ ही खिलवाड़ किया है। अपनी बात से पलटिए मत, अपनी बात से ठीक है, पलटिए। ठीक है आसिफ जी, नहीं ऐसे नहीं सर, मुझे डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए ना, इस तरह से थोड़ी ना होगा। ये चुनावी मंच थोड़ी ना आपको आपका कि रैली हो रही है यहाँ पर और आप चुनावी भाषण दे रहे हैं, इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक है आसिफ जी, ठीक है, इस तरह से नहीं। आसिफ जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि अखिलेश यादव ये बखूबी जानते थे कि नरेंद्र सिंह वर्मा को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ेगा।
अभी विजय राठी जी कह रहे हैं कि हमने तो जी चुनाव को देखते हुए उन्हें मैदान में नहीं उतारा था, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, जब पता है कि विपक्ष के जो कैंडिडेट है कम है, चुनाव होगा तो हार का सामना करना पड़ेगा, इसे क्या एक सियासी चाल के तौर पर देखा जा सकता है क्या आसिफ जी? दीपक सिंह जी ने भी चिट्ठी लिखी थी कि ये चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने का मसला ये था कि ये पद हमेशा विपक्ष को दिया जाता था। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि हमारे विपक्ष में कोई आदमी आए, क्योंकि हर सरकार ही चाहती है विपक्ष मजबूत हो, ताकि ईमानदारी से अपनी बात को, जनता की बात को सामने रखा जा सके और अपनी कमियों को हम समझ सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मन में ये बात है कि साहब हम सर्वोपरि हैं, हमसे गलती होगी नहीं। और देखिए इस चुनाव से जो एक सबसे बड़ी चीज सामने आई है उसको आप देख ही नहीं पा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि नितिन अग्रवाल जी साहब भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का रले जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और इस देश में ये उत्तर प्रदेश से पूरे देश की विधानसभाओं में ये नियम है कि कोई विधायक किसी दल से जीत के आता है और दूसरे दल को ज्वाइन करता है तो वो पद से इस्तीफा देगा, और वरना विधानसभा अध्यक्ष उसको अपने उसकी विधायकी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होता? क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को इनको जो है विधायकी से हटाना नहीं चाहिए था? नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब क्या एमएलसी पद ले लेंगे, जबकि उनको बीएसपी ने अपनी पार्टी से निकाला था और कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी थी। अभी आप आसिफ जी को सुन रहे थे, उनका कहना है कि खुलेआम कानून को ना मानने का खेल लगातार जारी है और बीजेपी जो सरकार है वो हठधर्मिता करती है, ऐसा है क्या? देखिए आरोप ही लगा सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। मैं बताना चाहूंगी कि नितिन अग्रवाल जी जो भी विधानसभा कार्रवाई में सम्मिलित होते हैं वो सपा के विधायक के तौर पर ही होते हैं। तो अगर मान लीजिए उन्होंने कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कोई अगर मान लीजिए कार्रवाई की है जो कि उनकी पार्टी के विरुद्ध है तो ये लोग एक्शन लीजिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ बीच में आ गई है? एक जो डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट होती है वो विपक्ष के पास रहती है, उसी के अंतर्गत आज उनको ये सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया है। 304 वोटों के साथ में जीते हैं, तो ये तो खुश होना चाहिए। इनका ही दोबारा जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर है वो इनसे ही पार्टी के बने। ठीक है राठी जी, जल्दी से दीजिए जवाब। नहीं, अभी बोल रही है मुद्दों की राजनीति नहीं करते, मुद्दों की बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश में सरकार और कानून नाम की कोई चीज नहीं है। एक मिनट उसका सबूत ये है कि अच्छी तरह से जान रहे हैं मुद्दों की बात नहीं कि करते। नितिन अग्रवाल जी ने समाजवादी पार्टी छोड़ी है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। आप मुद्दों की कौन सा बात करेंगे? नैतिकता आपने खो दी, काम आपने नहीं किया नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए। उत्तर प्रदेश में जवाब दे दीजिए और मेरा सारा टाइम आप दे व्यवस्था के मामले में जी मेरा सारा टाइम इनको दे दीजिए। सुन लीजिए, मेरा एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, एक बहुत बड़ा मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए और उसके बाद सारा टाइम आप ले लीजिए, मैं सारा टाइम दूंगा आपको जवाब देने के लिए। मेरा सवाल ये है, मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट है, बताइए अपराध में यूपी सबसे ऊपर है। मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं, बताइए आंकड़े झूठे हैं कि सच है? यस और नो, यस और नो में जवाब दे दीजिए आप। नहीं, आप यस और नो में जवाब दे दीजिए, आंकड़े झूठे हैं कि सच है? आप बताइए, मुकदमे लिए नहीं लिए, आप ये बताइए कि अपराध के आंकड़े में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है कि नहीं है? अभी की रिपोर्ट है 2020 की, सीधा जवाब दीजिए। मुद्दा ये है, एक हाईवे आप बताइए जो आपने बनाया हो, जिसपे गाड़ियां चढ़ी हो, ये मुद्दे की बात है। ठीक है साक्षी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है। ठीक है थर्मल पावर स्टेशन आप बता दीजिए। नेहा जी इनसे जवाब लीजिए ना। ठीक है सर, मैं लौटूंगी। जिस मुद्दे पर डिबेट है उसी पे रहिए ना सर, जिस मुद्दे पर डिबेट है उसमें रहिए, मुद्दे से मत भटकिए प्लीज। साक्षी जी, नरेश अग्रवाल को, ठीक है सर, नरेश अग्रवाल को उपाध्यक्ष बनवाना, डिप्टी स्पीकर बनवाना, कहते हैं वो समाजवादी पार्टी के, ठीक है, तो समाजवादी पार्टी की नीतियों का आप फॉलो कर रहे हैं ना, इसका मतलब तो बहुत अच्छा है। साक्षी जी, क्या वैश्य समुदाय को साधने की एक कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए क्या बीजेपी की तरफ से? हर समाज को लेके चलते हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे सामान्य वो वर्ग हो या फिर ओबीसी हो। हमारे में हर वर्ग को बराबर का सम्मान मिलता है और बराबर की उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। तो हमारे यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। यही कारण है कि 2014 के बाद से अभी जो मैं बात करी थी एमवाई फैक्टर जो इनका है, उसमें मुस्लिम भाई भी इनके तरफ से हट रहे हैं क्योंकि वो हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बेचारे कोने में बैठ के रोज रोते हैं और आप कह रहे हैं अपमान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा अपमान तो आप लोग लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के कर रहे हैं।
हमारे यहाँ पे कब किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी वो थोड़ा पार्टी सम्मान डिसाइड करती है, लक्ष्मीकांत लेकिन वाजपेयी जी को भी दे दिए ना। करते हैं हम हर किसी को बराबर बाकी समाजों को साथ जोड़ने के चक्कर में कहीं आप अपने पुराने सहयोगियों को तो नहीं छोड़ते जा रहे, लक्ष्मीकांत पुराने नेताओं को तो नहीं भूलते जा रही साक्षी जी। यादव समुदाय को साधने के लिए मिठाई लाल भारती को ले आए आप। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नाम की कोई चीज नहीं है, इनको पता ही नहीं है व्यवस्था कैसे चलती है। ये नेता भी दूसरे के ऐसे आउटसोर्स से लेते हैं। जिम्मेदारी लगातार देते आए हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी का राज जहाँ जहाँ है दलितों पर 66% ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। हम लोग ये बात करते हैं सबका साथ और सबका विकास की। आप देखिए जिले में कितने डीएम कौन सी कास्ट के हैं, कितने एससी कौन सी कास्ट के हैं। आज भी 8,500 ओबीसी के पद इन्होंने छीन लिए। टीचिंग भर्ती में स्टूडेंट धरना दे रहे लखनऊ में। देखो तो सब बोल रहे हैं कुर्सी नसीब नहीं हुई 4.5 साल वो स्कूल पर बैठते थे। एक एक करके रखिए, एक एक करके बात रखिए। चेहरा थे उन्होंने पूजा भी कराई थी। केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, पिछले वर्ष से आते हैं। 4.5 साल कुर्सी नसीब नहीं हुई उनको। सारी धांधली आपने जनगणना कराना नहीं चाहते आप। मौर्य जी को राठी जी एक सेकंड रुकिए सर। लगातार साक्षी जी अगर ये कह रही है कि एमवाई समीकरण को साधने की कोशिश की जाती रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, अब क्यों अचानक आप लोगों को एक बाबा साहेब वाहिनी गठित करने की याद आ गई? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं SC/ST वर्ग को भी साधा जाए जिससे कि बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाई जाए? क्यों आप लोगों को लगता है कि सिर्फ एमवाई समीकरण साधने से ही सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता है? इस तरह के आरोप मैं नहीं लगा रही हूँ, बीजेपी लगा रही है और तमाम राजनीतिक पार्टियां, बीएसपी भी लगा रही है। क्या जवाब है आपका? नेहा जी, ये जो एमवाई है ना, ये एमवाई की जो जनरेशन है, जो इजाद है, इसे हम लोगों ने नहीं दिया, ये इन्हीं लोगों का। मेरे तो समझ में नहीं आता है एमवाई होता क्या। हमारी पार्टी में पहले से सब लोग हैं, क्या आपको नहीं पता? हमारे क्या प्रदेश अध्यक्ष क्या एससी समुदाय से नहीं थे पहले? क्या दूसरे लोग क्या मंत्री नहीं रहे पहले? ये तो इनका दरअसल में इनके पास कुछ नहीं। दूसरा, ये जब बात करते हैं, हम करते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कहाँ गए बेचारे? उनको ना एमएलसी, बार बार उनकी बेइज्जती करके छोड़ देते हैं। कभी एमएलसी में नाम, कभी राज्यसभा सांसद, कभी गवर्नर बनने जा रहे हैं। उन्हीं का टाइम था जिसमें इन्होंने, सुनिए, 2014 में आपने जो बहुमत मिला था वही प्रदेश अध्यक्ष थे। दूसरी बात, आप उनसे सबका साथ सबका, केशव प्रसाद मौर्य जी को चेयर नहीं मिली 4.5 साल। केशव प्रसाद मौर्य जी स्टूल पे बैठते थे, मुख्यमंत्री का चेहरा थे वो। 4.5 साल आपने सुनी नहीं उनकी बात, उन्हें मनाया आपने। सबका साथ सबका विकास यही है आपका। और जब हमारी साथ सब लोग आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं, चाहे वो आसिफ जी, ठीक है, ऐसे नहीं, एक एक करके बात रखिए। राठी जी अपनी बारी में बोलना है और कुछ बोलना चाहते हैं तो हैंड रेज करिए, मैं आपको मौका दूंगी, आप अपनी बातों को रखिए। इस तरह से नहीं होगा। आसिफ जी, आप सवाल इस बात को लेकर है, क्यों कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि बीएसपी और सपा तो इस रेस में है ही नहीं, अगर हमारा सीधा मुकाबला है तो बीजेपी से है? क्यों आप लोगों को लगता है कि ये दोनों पार्टियां किसी काम की नहीं है, सत्ता तक नहीं पहुंच पाएगी, हम तो सीधा बीजेपी से मुकाबला करेंगे? देखिए बता रहे हैं आपको, धर्म जात सारी राजनीति करके और उत्तर प्रदेश लगातार बिछड़ता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जनता को जो है कानून व्यवस्था चाहिए, रोजगार चाहिए है, जो उद्योग की बात करे वो चाहिए, सर, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, आवाज उठा सके वो चाहिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। और जब जमीन पे लड़ने की बात आती है तो लोग ट्विटर पे लड़ते हैं, खुद ही घर पे बोल देते हैं साहब कि सुबह मेरे घर पे पुलिस भेज दिएगा ताकि हम घर में बैठे रहें और हमें बाहर ना निकलना पड़े। सड़क पे लड़ने का काम उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने करा है। 750 कार्यकर्ता हमारा जेल गया है, 1900 कार्यकर्ताओं के खिलाफ हमारे मुकदमा, आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है इन लोगों ने। ये राजनीतिक विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज जनता की लड़ाई लड़ते लड़ते उत्तर प्रदेश में अगर 750 कार्यकर्ता हमारा जेल गया है तो देश की जनता देख रही है ना कौन उसके लिए लड़ रहा है, कौन जान रहा है। देख रही है ना, जब किसान की बात आ रही है तो जेल जाने का काम जो प्रियंका गांधी कर रही है। जो जनता की बात उठाएगा, जनता के साथ खड़ा होगा, अखिलेश यादव नहीं आ रहे आगे, जो किसी अखिलेश यादव नहीं आ रहे, की बात ना करके रोजगार की बात कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही।
देखिए, मैं आपको बता दूं, उन नेताओं की बात नहीं होगी जो पुलिस से खुद कहते हैं साहब सुबह 9 बजे निकलूंगा, घर के बाहर आके मुझे पकड़ लेना। बात उसकी हो रही है ना जो पहुंचेगा मौके पर। राठी जी जवाब दीजिए। जो गले लगा के जो किसी के साथ कोई दुर्घटना मैं होगी जवाब दूंगा। नेहा जी, तो मुझे साथ 5 में सेकंड खड़ा दीजिए, मैं होगा। जवाब दूंगा। देखिए, मैं बता दूं, बीजेपी वाले एजेंडे में हम लोग नहीं फंसने वाले कि विपक्ष को विपक्ष से लड़ा जाए, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, अपनी पार्टी की बात करूंगा। मैं अभी रिसेंट एग्जांपल आपको देता हूं। रिसेंट एग्जांपल, मैं मेरठ में इस समय बैठा हूं। मेरठ के 17 लड़के 18 केसेस में सिर्फ मुख्यमंत्री का पुतला फूकने में अभी 15 दिन से जेल में है और उनके ऊपर दफा लगी है 307, 326। मैं ये बता दूं, 75 के 75 जिलों में इस समय सारे कार्यकर्ता यूथ के जेल में बंद है समाजवादी पार्टी के। आप खुद बताइए किसका उनसे भी मिलने नहीं जा रहे हैं अखिलेश जी, बात तो यही है ना। किसका झंडा? ये जो बात करते हैं ट्विटर वाली, ये सब उन्हीं के सिपाही हैं। मैं भी अखिलेश, उत्तर प्रदेश का जितना युवा है सब अखिलेश है, सब जेल में बंद है। आसिफ जी कह रहे हैं, जो जेल में बंद है उनसे मिलने भी नहीं जा रहे हैं अखिलेश यादव। प्रवक्ता तक जेल में रही है। आप ये बताइए कौन सी पार्टी के प्रवक्ता जेल में रहे हैं? अरे उनसे ही जाके कम से कम मिलने भैया। और बताइए यही तो कह रहे हैं, नेता देखिए, हम विपक्ष कार्यकर्ता लाठी खाए, नेता तो भी लाठी खाए। आपस यही में तो बीजेपी कर रही है। हम बात करना चाहते, हमारी लड़ाई सीधी बीजेपी यही से तो है। राठी जी, पार्टी कर रही है। राठी जी, के साथ गिरने का राठी पसीना जी, दिया, राठी जी, श्रीकांत आपने आसिफ जी को सुना, उनको वो कह रहे हैं वो ट्विटर वाले बताइए नेता कौन है। होगा? सुनिए, वो कह रहे ट्विटर वाले नेता अखिलेश यादव बताते हैं 9 बजे हम घर से निकलेंगे, आके गिरफ्तार कर लीजिएगा ताकि आगे ज्यादा दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो। ये कह रहे हैं कि जिन छात्र नेताओं को या जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उनसे मिलने के लिए अखिलेश यादव ने गए। बीजेपी की आत्मा आ रही है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित किया। अच्छा, देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को कैसे अपमानित किया बीजेपी में। सेम आत्मा आ गई है। अरे जो लोग जेल में बंद है उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे तुम चिंता मत करो, तुम अपना देखो, मैं बता रहा हूँ। हमारे प्रतिनिधिमंडल MLC साहब, पूर्व विधायक, देखिए भाई साहब, मैं तो लखनऊ में रहता हूँ। 3 दिन पहले हम लोग तो आप जनाब की बात करते हैं। अब आपकी भाषा शैली भी अगर चैनल के ऊपर ऐसी हो जाएगी तो अच्छी बात है। लोग खूब मिलने आ रहे हैं। आप अपना घर देखिए, हमसे लोग मिलने आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत अच्छा सबकी सपोर्ट हम लोगों के ऊपर है। इसीलिए युवा लड़ रहा है। युवा बेवकूफ नहीं है, वो जानता है किसके लिए उसको लड़ना है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसने लड़ाई? चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, बहस नहीं करना, बिल्कुल। अपने मुद्दा पता होना चाहिए सर, किस मुद्दों पे आप लड़ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। क्या अब नजर सपा के कोर वोट बैंक यादव समुदाय पर है? सूबे में मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेता और कानपुर इलाके में यादव समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले राज्यसभा सांसद और विधान परिषद अध्यक्ष रहे सपा नेता सुखराम सिंह यादव का बीजेपी के साथ जुड़ना अब तय माना जा रहा है। ऐसे में क्या ये कहा जाए कि सुखराम सिंह के सहारे अब यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश अब बीजेपी की तरफ से है? देखिए, मैं सुखराम जी को लेके तो कोई कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि इसकी जानकारी नहीं है मुझे। अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव वोट बैंक हो, इनका जो है वो खिसकता इनसे इसलिए जा रहा है क्योंकि इनके कार्यकाल में जिस वादे के साथ ये उनको लेकर आए थे, जो विश्वास जनता ने इनके ऊपर दिखाया था, वो उन्हें कहीं से कहीं तक भी उसमें कुछ सुविधाएं उनको नहीं मिली जिस प्रकार की वो उम्मीद लेके चले थे। तो जनता इसलिए हमारे समर्थन कर रही है। तो लगातार 2014 से जो हमें समर्थन मिल रहा है, तो उसके बाद में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी सुरक्षित महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। इसलिए दोनों ही वर्ग, जो चाहे मुस्लिम हो चाहे धर्म के आधार पर जो राजनीति करते थे, जाति के आधार पर यादव वोट बैंक को लेकर चलते थे, दोनों ही हमारे साथ दे रहा है और लगातार उनका समर्थन हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एक सवाल मेरा राठी जी आपसे है कि अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा से भी सुखराम के परिवार ने दूरी बना के रखी थी, जैसा कि खबरों में निकल के सामने आया है। जिस तरह से उन्होंने अपने पिता चौधरी हरमोहन यादव के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में अखिलेश यादव के बजाय अब सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बुलाया, उससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट नहीं होता कि सपा से अब उनका मोह भंग हो चुका है, लिहाजा उसका भी बड़ा खामियाजा सपा को उठाना पड़ सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में? ये आप मुझसे पूछ रही है राठी जी? जी नहीं, देखिए अभी टाइम आने दीजिए, अभी आचार संहिता लगने दीजिए, धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ेगा। अभी देखिए, अभी तो बीजेपी के इनके खुद के विधायक 150 जिनका ये कह रहे हैं ना पत्ता काट रहे हैं, वो भी सब इधर ही आने वाले हैं। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया था, ठीक है ना।
वो भी इन्होंने सुन लिया होगा। 150 लोग अभी इधर आने वाले हैं, अभी हम ही लोगों ने थोड़ा रोक रखा उनको। लेकिन आपके खुद दूसरा के जो मैं नेता इनसे तो कह रहा आपसे था- संभल नहीं पा रहे, आप दूसरों के नेताओं के नहीं, संभालने वो की बात कर रहे हैं। सब यही है, आप चिंता मत कीजिए, सब यही है, सब यही है, चिंता मत कीजिए, भी टाइम आने दीजिए, सब यही है। प्रोग्राम में तो सब यही है, स्वतंत्र अगर देव ये- सिंह और योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जा रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी हमारी स्ट्रेटजी है, वो इनको बुला करके इनको हम धीरे से लगे कि नहीं की तरह वो हो जाएगा। उसकी आप विजय चिंता रथ ना यात्रा करें, में नहीं थोड़ा सा पहुंचते इंतजार- हैं, वो जो रथ यात्रा निकाली सब हो जाती जाएगा। है अखिलेश नहीं, यादव सब की हो तरफ जाएगा। अभी से, नेहा उसमें जी भी थोड़ा नहीं इंतजार पहुंचते हैं। कीजिए। और इन्होंने जो सुविधाओं की बात करी थी कि सुविधाएं दे दी, मैं मैडम से, बीजेपी मैडम से एक मेरा सवाल है, मैं ज्यादा नहीं बोलता सर हूं, सवाल लेकिन पूछना सीधा मेरा सवाल काम जवाब है, नहीं लेकिन देते जो आप। सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका तो नहीं, जवाब दे सवाल दीजिए आप। आपका काम है, लेकिन हमारा भी तो काम है। अगर हम मुद्दों की ये बात मुझे कर रहे हैं, नेहा बताइए, जी, मुझे नेहा जी, बताइए, लेकिन ये राठी बात जी, आप राठी कीजिए। जी, ऐसे नहीं, अगर ऐसे नहीं। आप सवाल आप क्यों, अगर वो हमें हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे तो हम राठी सवाल क्यों नहीं करेंगे? जी, राठी जी। जी, सवाल का जवाब तो दीजिए सर। दिए। सवाल चलिए, के मैं बदले नेहा जी, सवाल दाग मुझे- देंगे क्या? मुझे नहीं, सवाल नहीं है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना मेरी बात। आप कंप्लीट मैं करिए, कह रहा हूं, जब लेकिन ये कह- सवाल का जवाब भी दीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी से मोह भंग हो गया उनका, लिहाजा उन्होंने ऐसा नहीं, किया? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने सीधा उत्तर आपको दिया, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, ये मैंने बिल्कुल साफ उत्तर दिया। तो फिर ये इस अब तरह मेरी की बात चीजें सुनिए। क्यों कि रथ यात्रा में नहीं, भी वो- नहीं पहुंचते हैं वो, अब सीएम योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करते हैं, स्वतंत्र देव सिंह को आमंत्रित करते हैं, ऐसे में तो उनकी लग रहा है कि बीजेपी से ज्यादा करीबी हो गई है। देखिए, सारी स्ट्रेटजी टीवी पे बैठ के नहीं बताई जाती, आप जानिए, अच्छा, सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती, ठीक है। अब मैं उस बात का जवाब दे दूं जो प्रवक्ता मैडम बोल रही थी कि मुद्दे और सुविधाएं हमने दी है इन सबको, इसलिए उधर आ रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, सुविधाओं के नाम पे बिजली भी दी होगी आपने? एक थर्मल पावर प्लांट योगी जी ने लगाया, उसका नाम बताना। थर्मल पावर प्लांट के देखिए, हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थर्मल प्लांट है उनकी कैपेसिटी बढ़ाई है। कौन से नाम बताओ ना एक बार, मुझे 3 नाम बता दो, 3 नाम बता दो, 3। बता सकती हूँ। हाँ, 3 बता दीजिए। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसमें लगभग 524 कौन से 3 नाम तो बताओ आप? अरे नाम तो बताइए 3 के। कैपेसिटी बढ़ाई है। आपने भी एक बात 3 कौन से बिजली घर कहाँ है? कहाँ है? आपके घर में नहीं आ जाती है। नहीं, कहाँ है? 3 बिजली घर के नाम तो बता दीजिए। अरे 3 नाम, बस 3 नाम बता दीजिए। 3 नाम बता दीजिए बिजली घर के। बच्चों को मिलती थी बिजली घर के 3 नाम बताइए। बिजली आ गई, बिजली आ गई। चलिए 3 नाम बता दीजिए, शहर के नाम बता दीजिए, कौन से शहर में 3 बिजली घर है? मैं आपको 6 नाम गिना सकता हूँ, 6 नाम गिनाऊंगा मैं आपको, आप 3 गिना दीजिए। गिनवाना सर, गिनवाना। राठी जी, चुनावी सभाएं करना और उसमें 6 नहीं आप 50 नाम गिनवाना सर, मुझे उससे मतलब नहीं है। साक्षी जी, एक सेकंड, इस तरह से नहीं, साक्षी जी, सीधा ये लोग एक्सपोज होते हैं। साक्षी जी, इस तरह से जवाब नहीं, मिल इस तरह गया, से सीधा नहीं, एक्सपोज इस होते तरह से हैं, नहीं। मुझे जवाब मिल चुका है। जब आपने काम नहीं किया तो आपको बिजली घर के नाम नहीं पता, आपको एक्सप्रेसवे के नाम नहीं पता, हॉस्पिटल के नाम नहीं पता, यूनिवर्सिटी के नाम नहीं पता, पुलिस आधुनिकीकरण के नाम नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता। एक बता दीजिए, मैं आपसे एक बिजली घर का नाम पूछ रहा हूँ, एक नाम। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। जिसमें कैपेसिटी बढ़ाई। मैं तो नेहा जी राठी जी, देखिए इस तरह से करेंगे मुझे मजबूरन आवाज बंद करवानी पड़ेगी सर, इस तरह से मत करिए तो प्लीज। सीधा पूछ रहा हूँ देखिए ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं एक होता ना बिजली घर का सर, नाम। आप पूछेंगे, अगर आपको पूछना है तो पर्सनली फोन करके पूछिए, इस तरह से मत बताइए, आप बताइए। और अगर टीवी पे तो ये बोल रहे हैं ना, आपको उजागर पूछिए। करना है, नहीं, अगर उजागर टीवी करना है नहीं, सर, नहीं, चुनावी देखिए, जनसभाएं करिए, उजागर यही तो- करिए। अभी फिलहाल नहीं, मुद्दे पे नहीं, रहिए मीडिया सर, चौथा मेरे पास हिस्सा और भी है, गेस्ट नहीं, है जिनको मुझे मीडिया वक्त चौथा देना है, इस तरह से नहीं होती ना सर चीजें। आप तो एक एजेंडा सेट करके आए हैं कि मुझे 50 नाम पूछने हैं, आप तो एक एजेंडा सेट करके आए हैं, मुझे उस एजेंडे में शामिल मत करिए सर। आपको बुरा लगता? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? बुरा लगता आपको? मुझे बुरा लगेगा, मुझे क्यों बुरा लगेगा सर? इन्होंने कहा बिजली दी हमने, तो आप क्यों नहीं पूछने दे? आपको पूछना है, आपको सर पूछना है तो किसी और माध्यम से पूछिए। अभी फिलहाल मेरे मुद्दे पे रहिए, आप 3 नाम बता दीजिए, मेरे मुद्दे पे रहिए। नहीं बताया, एक नहीं बताया तो हमसे ठीक है पूछ लीजिए नाम, आसिफ जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि पीएल पुनिया ने कहा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का चेहरा होंगी और वह अभी राज्य में सबसे लोकप्रिय राजनीतिक शख्सियत है, जिस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रही हैं। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि सर आप लोग मैदान में तो उतर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या सीएम का चेहरा प्रियंका गांधी होगी क्या? आसिफ जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी कहीं किसी को सीएम का चेहरा नहीं बनाया है। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं और संगठन में जो विधायक जीत के आते हैं वो डिसाइड करते हैं कौन विधायक नेता बनेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा।
तो ये डिसाइड करना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये विधायकों का काम है। बहुत सिंपल की चीज है कि हम उत्तर प्रदेश में जो जनता की समस्याएं हैं उसको लेके जनता के बीच में जाएंगे, बेरोजगारी के लेके जनता के बीच में जाएंगे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेके बीच में जाएंगे। आज देखिए सुल्तानपुर में कचहरी के अंदर एक अधिवक्ता की हत्या हो गई। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और भारतीय जनता, सबसे बड़ी बात यह, भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपने नेता भी नहीं है, वो भी भीख मांग के दूसरी पार्टियों से ले रही है। साक्षी जी, ऐसा है क्या अपने नेताओं का तोता हो गया है क्या, या फिर अपने नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है? जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे आसिफ जी, और वो बोलते हैं कि प्रियंका गांधी एक इंटरनेशनल लीडर है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे टूरिज्म अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसलिए प्रियंका गांधी जी एक इंटरनेशनल शख्सियत होते हुए भी उत्तर प्रदेश का चेहरा बनना चाह रही है। तो आप ये बता दीजिए नेताओं की कमी कहाँ पर है कि एक इंटरनेशनल लेवल की महिला वो यहाँ पर आके उत्तर प्रदेश का एक राज्य की अगर मतलब चेहरा बन गई है, तो नेताओं की कमी कहाँ है, ये बात स्पष्ट कर देता है। और कभी कभी जो अच्छा देखिए, इनसे सवाल पूछो, ये जो है उल्टे सवाल पूछने लगते हैं। हम खुशी महसूस करते हैं। साक्षी जी, बीजेपी में पूछ रहे हैं, बीजेपी में क्या नेताओं का टोटा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता नेता बनने की काबिलियत रखता है, इसलिए कभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बेचारे परेशान हैं। सब में सबको देखिए, आप हमारे यहाँ के लोगों की चिंता मत करिए, आप अपने यहाँ के लोगों की चिंता करिए। क्या जिम्मेदारी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी पर? क्या जिम्मेदारी है? घर में बैठ के मक्खी मारो। लगातार कार्यकर्ता, क्या जिम्मेदारी? कार्यकर्ता पार्टी डिसाइड करती है कब उसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। हमारे यहाँ पे देखिए पूरी एक पार्टी है, किसी एक चाहे आपको शर्म नहीं आ रही है? उन्नाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधायक बलात्कार करता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है। लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के लोग हत्या करते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज उस मंत्री को बचाने पे लगी हुई है और आप डिफेंड कर रहे हैं। आज तक कभी ये दंगों का प्रदेश माना जाता था, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर है। यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं करना चाहता था। तो ये जो बदलाव है अभी जनता के बीच में जाएंगे तब आपको महसूस होगा, ऐसे पीछे की राजनीति प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें भी हम बातचीत जारी रखेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मैं लौटती हूँ, फिर आपको मौका दूंगी। एक छोटा सा ब्रेक। विश्व में तमाम राजनीतिक पार्टियां लग गई है, लेकिन इसका विधानसभा चुनाव में किस तरह से असर पड़ेगा और एक दूसरे को अपने पाले में लेने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है। बीजेपी के परंपरागत वोट माने जाने वाले, यानी कि परंपरागत वोट बैंक माने जाने वाले कुर्मी वोटर को साधने की कोशिश में सपा ने दांव चला और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी ने भी वैश्य समुदाय को सियासी संदेश देने के मकसद से नितिन अग्रवाल को उपाध्यक्ष के कुर्सी पर बैठाने का दांव चल गया। लेकिन इस बीच कांग्रेस भी लगातार ये दावा कर रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार राजनीति में सक्रिय है और उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार बनेगी, यानी कि सपा और बसपा किसी भी रेस में आगे नहीं है और उनका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता का मूड क्या है और जनता किसे जिताती है, ऊंट किस करवट बैठता है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। अब सवाल इस बात को लेकर है आसिफ जी, अगर बात सर ये कहते हैं कि जो बीजेपी है उसने अब ये दांव चला है कि अब कानून व्यवस्था भी अपने हाथ में ले ली है, या फिर कानून को भी नहीं मानती है, या फिर सर समाजवादी की अगर हम बात करें, या फिर फिलहाल जो हालात जो स्थितियां हैं, जिस तरह से उपाध्यक्ष बनाया गया है विधानसभा का, अगर बीजेपी ने गलत किया है या बीजेपी ने दांव चला है। सर आज से 37 साल पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी और कांग्रेस पार्टी ने ही इसी तरह से किया था कि अपना ही स्पीकर बना लिया था, अपना ही डिप्टी स्पीकर बना लिया था। वो कुछ नहीं है, अगर दूसरा कर ले तो वो गलत है। ऐसा क्यों? देखिए, आप पहली मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि उन्होंने जो वोटिंग कराई है, इलेक्शन कराया है, वो गलत है। मैंने ये कहा कि उन्हीं ने नितिन अग्रवाल को, जिसने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जो विधानसभा के कानून के हिसाब से गलत है, उसकी विधानसभा की सदस्यता खत्म नहीं करी है, वो गलत है। मैंने कभी भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया है। चुनाव प्रक्रिया, चुनाव हमेशा होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। हारे जीते सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम देश के प्रदेश के कानून को तोड़ रही है। मैं सवाल उस पर उठा रहा हूं। पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देंगे क्योंकि चोरी करी है, और दूसरों को कहे कि आप चोर हैं, खुद जनता के सामने हिसाब रखेंगे नहीं। अरे चोरी नहीं करी है तो जनता को बता दो। कहे हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है, उसका हिसाब नहीं देंगे, हिसाब नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता का तुमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा उसमें लिया है,
चाइना तक से पैसा पीएम केयर फंड में लिया, हिसाब दे दो ना। तो ये खुलेआम दिख रहा है कि विधानसभा में कि एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, जो समाजवादी पार्टी दल जीत के आया था, लेकिन उसकी सदस्यता नहीं ले रहे हैं, यानी कानून नहीं मान रहे हैं, देश के कानून पर इनको भरोसा नहीं है। ठीक है, साक्षी जी जवाब कन्या दीजिए। का शव जला देते हैं, उसकी हत्या के जो सबूत है वो मिटा देते हैं। मैं इनसे कहूंगी कि कानून अगर सवाल उस उन्होंने पे है। कोई इलीगल एक्टिविटीज या कोई अगेंस्ट एक्टिविटीज अगर पार्टी के खिलाफ उन्होंने अपनी की है तो ये कार्रवाई करें, हम सब रोक रहे हैं भाई। अगर कोई उन्होंने गलत काम किया है या पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्टिविटीज है उनकी, तो वो उजागर करें जनता के बीच में और भाई अप्लाई करें। और अगर आपको सरकार के खिलाफ भी जाना है आसिफ जी, तो आप आगे जाइए ना, कोर्ट जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। क्या उसके दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं क्या? सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की, हम जनता के बीच में हैं। जो पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ रुपए देश की जनता के लूटे हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो लाशें बह रही हैं और कुत्ते नोच के खा रहे हैं, इसका जवाब जनता देगी और जनता ही इनको चट्टा से उखाड़ के देखेगी। ये अहंकार तो रावण का नहीं चला, रावण से बड़ा अहंकार हो गया है इनका। जिस प्रदेश में लोगों के पास दवा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वहाँ 150 दिए जला के पैसा बर्बाद कर रहे हैं, 1.5 लाख दिए जला के। प्रदेश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि माटी का वो क्या होता है या जो मिट्टी बनाते त्योहार क्या होते हैं, क्या उनको कैसे आगे एस्टेब्लिश किया जाए, वो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में नहीं, पूरे देश को समझ में आ रहा है। जैसे पीएम केयर फंड के नाम पे पैसा खाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। कोरोना में आप लोगों ने जो झूठा बयान दिया कि एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, आप इतने बड़े झूठे हो कि आप कह रहे हो कि एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। इस देश में एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। आप जवाब देना चाहते ठीक है राठी जी, ठीक है, इस तरह से नहीं राठी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, लगातार हम ये एक आदमी मर रहा है, ठीक है, और आप ऐसी बात कर रहे हो। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि भाजपा के पास क्या अपने नेताओं का टोटा हो गया है, लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या सपा के पास भी अपने नेताओं का टोटा हो गया है? मिठाई लाल भारती को जो वाहिनी बनाई है आप लोगों ने, उसका ठीक है सर, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं होगा सर। एक एक करके बोलिए, अपना हैंड रेज करिए, मैं मौका दूंगी आपको। ठीक है, क्या सपा के पास भी टोटा हो गया है क्या नेताओं का? राठी जी, हम इस बहस में ना पड़ते, ना हमने कभी जन्म दिया कि टोटा हो गया। हम लोगों के यहाँ पे सब लोगों का स्वागत है जो भी आना चाहे, हम किसी को जबरदस्ती नहीं लेके आए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों से, समाजवादी की नीतियों से प्रभावित होकर के, और उनके खास तौर से मैं बता दूं उनके बिहेवियर से प्रभावित होकर जो वो सम्मान देते हैं उस वजह से आ रहे हैं। पहले इन्होंने कल्याण सिंह का स्वागत किया था, योगी जी जैसा बिहेवियर नहीं है कि चेयर की जगह स्टूल दिया जाता, वो बिहेवियर हमारे यहाँ नहीं है, बराबर में बैठाया जाता, सम्मान करता है। एक बात। दूसरी बात, चिंता हमें इस बात की होती है, मैडम बोल रही थी कि हम अपनी पार्टी का देखते नहीं, प्रदेश में तो हम भी रहते हैं। तो विधायक जो धरने पे बैठे थे वो किस पार्टी के थे, ये शायद भूल गई होगी। एक दिल्ली से आए थे, दिल्ली से इम्पोर्ट किए गए थे आदरणीय अरविंद जी, वो डिप्टी सीएम बनने आए थे, उनको अपना मनपसंद मंत्रालय भी नहीं मिल पाया। पूरा कुश्ती वो चली थी, योगी जी भागे थे दिल्ली में, दिल्ली से यहाँ पूरा प्रदेश छोड़ के, देखिए चिढ़ गई, फिर गुस्सा हो गई, फिर गुस्सा हो गई। सही बात मैंने बोली, फिर गुस्सा हो गई। ये जवाब नहीं देते, मैंने सही बात बोली, फिर गुस्सा हो गए लोग। हमारे यहाँ चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, या दूसरे किसी भी दल से हो, या भारतीय जनता पार्टी से हो, जिसकी भी विचारधारा ठीक है और जिसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, सबका हमारे यहाँ स्वागत है, हम किसी को नहीं करते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यवहार इतना अच्छा है, आप लोग भी आकर के देखेंगे तो आप भी तुरंत समाजवादी ज्वाइन कर लोगे। और अगर एक बार एक्सप्रेस वे पे चल लिए आप, तो आप कहेंगे ऐसा एक्सप्रेस वे नहीं बनेगा। अगर आपको कभी दिक्कत है, डायल 112 पे फोन कीजिए, पुलिस आपके पास आ जाएगी। और रही बात, सवाल मेरा फिर भी खड़ा है, आप भले गुस्सा होगी कि मैडम बीजेपी की मैडम एक थर्मल पावर प्लांट का नाम जरूर बताइए जिसकी कैपेसिटी आपसे बड़ा है। सवाल मेरा फिर वही है। मैंने आपको साफ अभी बताया था, ये मुद्दे की बात है, ये मुद्दे की बात है। उनकी कैपेसिटी बढ़ाई है और जो नए बन रहे हैं वो उनको शिलान्यास होने दीजिए, उनका जो चल रही है औपचारिकता जो चल रही है उसे हो जाने दीजिए, मैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन बिजली की कमी नाम तो बता दीजिए। आप मुझे कैपेसिटी हमने बढ़ाई। आप मुझे एक चीज बताइए, जो एक हाईवे आपने बनाया है उसके अलावा की जनता वहीं तक सीमित थी, पूरे प्रदेश में हाईवे नहीं होना चाहिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस में क्यों आपने नहीं? लेकिन आपने तो बनाया नहीं, माननीय योगी जी लेकिन आपने नहीं बनाया।
देखिए हमने ही बनाया मात्र 22 महीने में 302 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया। आप देखिए आप पूर्वांचल हमारा लेके चले, आपसे वो भी नहीं बना। साक्षी जी साक्षी जी एक सेकंड, नहीं ऐसे नहीं राठी जी ठीक है ठीक है ठीक है। साक्षी जी, आप सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि आप लोगों ने इतना विकास का कार्य किया है, विज्ञापन जो बनते हैं उसमें तो पश्चिम बंगाल की सड़क की फोटो लगा दी जाती है। देखिए वो हमारे द्वारा विज्ञापन नहीं किया हुआ था, सबसे बड़ी बात तो वो है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इन्हें सिर्फ एक बनाना था तो चाहे वो सबसे कम टाइम में बना लिया हो, सबसे ज्यादा टाइम में बना लिया हो। अमेरिका का शहर भी दिखाया था इन्होंने। ये कुछ भी झूठ बोल रहे हैं। ये कहेंगे पार्लियामेंट में हमने ये भी नहीं कहा था कि एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से मर गया। ये सबको पता है कि गंगा में लाशें बह रही थी, ये भी नहीं मानेंगे। बिना जमीन एक्वायर किए। उसके बाद मैं दूसरी चीज आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का नेता पहले पीएचडी करता है झूठ बोलने में, और उसके बाद चैनलों पे आते हैं ये। ठीक, ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा है पूरे देश में? ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा है? नहीं मरा है देश में। गंगा में लाशें बह रही थी, उत्तर प्रदेश के लोगों की थी या पाकिस्तान की थी? ठीक है, अच्छा ये बताइए ठीक है ठीक है ठीक है। विजय राठी जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, देखिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश हर वर्ग से की जा रही है, लेकिन क्या ये दावा किया जाएगा, क्योंकि SC ST वर्ग को, दलितों को साधने की भी कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है इस वाहिनी को बनाकर, लेकिन क्या ये कहा जाएगा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो एक दलित चेहरा मुख्यमंत्री का होगा? मायावती तो कह रही है कि हाँ, अगर पहले मैं हूं, मेरे बाद जो मेरी पूरी विरासत है वो एक दलित चेहरे को ही दी जाएगी, लेकिन क्या ये मादा सपा रखती है ये कहने का कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? या फिर आसिफ जी, आपसे भी ये सवाल होगा मेरा, क्या ये आप मादा रखते हैं कि एक दलित को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? पहले राठी जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद रिजवी जी का रुख करेंगे। अभी बनाया है हमने, अभी पंजाब में बनाया है हमने। पंजाब में तो सर क्यों बनाया ये तो हमें पता है ना। अभी आप रुक जाइए, आपका मैं जवाब लूंगी, पहले राठी जी से ले लूं। मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है। देखिए नेहा जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन हम जो है ना, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। हाँ। हमारा एम है लोगों के बीच में रहना, और लोगों की परेशानियां जो बीजेपी का गुंडा राज चल रहा है ना इस समय, तो जैसे व्यापारी को उठा करके सीधा मार दिया, किसानों के ऊपर गाड़ियां कर, हम लोग अभी इससे लड़ रहे हैं। और ये जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए सर, क्या होने वाला, क्या बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? किसी भी सवाल का जवाब ऐसे होता, मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ, मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। उसके बाद जो हमारे मुख्यमंत्री जी रहे, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां सबको सम्मान मिलता। और जो स्ट्रेटजी मैंने पहले भी आपको बताया कि पूरी स्ट्रेटजी हम नहीं बताएंगे आपको, आप कितनी भी कोशिश, यही आपके सवाल का जवाब है। अच्छा, आप पूरी रणनीति नहीं बताएंगे? नहीं सर, ये तो स्पष्ट कर दीजिए, मायावती ने तो स्पष्ट कर दिया है, ये तो स्पष्ट कर दीजिए कि चेहरा कौन होगा। हम किसी के उसमें नहीं, हम किसी के उसमें नहीं चलते, हमारी लोहिया वाहिनी, मतलब जो आपका मन करेगा सिर्फ उतना बताएंगे, चुनावी मंच की तरह से इस्तेमाल करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। ठीक है, छोड़ दीजिए, मत बताइए सर, मत बताइए, जनता भी देख रही है कि आप कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे, यानी कि गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आसिफ जी का रुख करते हैं। आसिफ जी बताइए। नहीं, हम कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गुमराह नहीं करते। ठीक है, आसिफ जी स्पष्ट करिए। देखिए हमने महाराष्ट्र में सुशील शिंदे जी को SC समाज के थे मुख्यमंत्री बनाया, पंजाब में अभी हमने बनाया है हमारे SC समाज के। उत्तर प्रदेश की बात करिए सर, कांग्रेस पार्टी में उत्तर प्रदेश की बात करिए सर, हम हर वर्ग, और उत्तर प्रदेश में भी बोलिए ना, तो उत्तर बोलिए ना कि हमारी सरकार बनेगी तो एक दलित चेहरा मुख्यमंत्री का होगा। हम कहाँ पीछे हटके हैं? हाँ, तो दलित चेहरा होगा मुख्यमंत्री। ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ अगर विधायक हमारे विधायक किसी दलित नेता को बनाएंगे तो वही मुख्यमंत्री। डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं सर, ये तो आप बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। विधायक जो चुनेंगे वो चेहरा बनेगा। हमने तो मुख्यमंत्री बनाया है ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो एक भी नहीं बनाया हुआ है। तो सर दलित कैसे भरोसा करे? नहीं है दलित तो फिर मायावती पे भरोसा करेंगे ना, का काम करें मुस्लिम समाज को। ठीक है, साक्षी जी आप बताइए, क्या कोई दलित चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, या योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सरताज को पहनेंगे? पंजाब में हमने नाम दलित चेहरे का नहीं दिया था, फिर भी बनाया। काम कर रहे हैं के साथ ही चलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 5 साल में 4.5 वर्षों में जो कार्य किया वो एक उत्तर प्रदेश को एक बदलाव देखने को मिला है बहुत बड़ा। तो हम उन्हीं के चेहरे के साथ में 2022 के चुनाव में जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में आप सवाल इस बात को लेकर है कि दलित के अंदर वकीलों की हत्याएं आपने नहीं देखी, इस सरकार में हो रही हैं।
आपने बदलाव तो है निश्चित तौर पर। बदलाव देख लीजिए, किसी महिला के बदलाव तो है। रात में जो महिला के रात में जो है शब्द दिया जा रहा है, यानी कि दलितों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर यूज किया जाता है ना सर, इससे तो यही कहा जाए। ठीक है, यूपी नंबर 1 है। चलिए। नंबर 1 है। हाथरस में लोगों ने देखा कि कैसे न्याय मिल रहा है। बदलाव तो हुआ, बदलाव क्यों नहीं हुआ? हमारे हाथरस में काम देखा, उन्नाव में काम देखा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए मोहब्बा में बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।